मेरे सम्मानित बुजुर्गों को स्पर्श करता हूँ और मेरे युवा साथी हैं, युवा साथियों का तो हौसला बढ़ाते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि आज देश को ज़रूरत है आप लोगों की। सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन अब आप लोग ये सोचते हो कि आज़ादी तो मिल गई है, अब हमें कौन सी आज़ादी चाहिए, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब आज छतरपुर गाँव में मुझे सुनने के लिए आए, इकट्ठा हुए। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मेरे भाई साहब का, भाई विक्की चौहान का। विक्की चौहान मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं, आज से नहीं कई सालों से हैं। और आज तो चलो हमारी पहचान है हमारे संत गुरु रविदास जी की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से, लेकिन उस समय तो हमारी कोई पहचान भी नहीं थी। एक संघर्ष किया जा रहा था, एकदम से हेलीकॉप्टर से आकर के टपकते हुए तो आपने वो देखे होंगे जो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आज आप अपने भाई को, अपने बेटे को देख रहे हैं जिसने समाज के लिए संघर्ष किया, और उसके गवाह हमारे भाई थे। दिल्ली के अनेकों आंदोलनों में मेरे साथ रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ रहे हैं, और मेरा एक पारिवारिक संबंध है, पारिवारिक आना जाना रहा है। लेकिन बहुत सारे जगह हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे हमारा शहर गुड़गांव है, दिल्ली है, दिल्ली राजधानी, और गुड़गांव में और दिल्ली में कोई फर्क नहीं। भाई हमारे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, समस्या नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये सब अपनी मेहनत से हासिल कर लिया तो ये बहुत गलत होगा। मेरा ये मानना है, मेरा ही सबका मानना, और एक कड़वी सच्चाई भी है। अगर इस संविधान में अधिकार नहीं होते तो हम क्या कर लेते, और हमारे पूर्वजों ने क्या किया। अभी हमारे अधिकतर आप लगा लो, हमारे दादा या परदादा, यहाँ तक की जो मेहनत है उसकी बदौलत हम है। लेकिन इससे पीछे वाली जो पीढ़ी थी उन्होंने किस तरह से मजदूरी की है, ये शायद सब लोग जानते होंगे, किसी से छिपी नहीं होगी अपने परिवार की बातें। और आप लोग मेरा परिवार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अपने अधिकारों के बारे में वो कहते हैं कि आप जान के भी करेंगे क्या, लेकिन जब खत्म हो जाएंगे अधिकार तब तो जानने पड़ेंगे। टीवी खोलते हैं, टीवी देख लेते हैं, एक बार सास बहू के सीरियल देख लेती है महिलाएं, और फिर देख लेते हैं जी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फिर एक बार लगा लेते हैं किसी और चैनल पे। छोटे बच्चे कहते हैं मुझे कार्टून देखना, मोटू पतलू चलाना। इस तरह की चीजें चलती रहती है। न्यूज में एक आधे पर कोई लगा लेता है तो भाई इसकी खबर चल रही है, उसकी खबर चल रही है, वो बात को समझने की कोशिश करता है। लेकिन आजकल जो खबरें चल रही है, किस तरीके से इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, पता सबको है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, मैं किसी जात का विरोधी नहीं। लेकिन जो पार्टी मेरे समाज का शोषण करेगी उसका विरोध तो हम करेंगे। जो जाति हमारे समाज का शोषण करेगी उसका विरोध हम करेंगे। जो धर्म हमारे समाज का शोषण करेगा उसका विरोध हम करेंगे। बहुत सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं इस देश की हालत सबको पता है क्या है, लेकिन ये सोच ले कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये गलत होगा। वो क्यों गलत होगा, आपको पता है कि अगर आज, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भाई आज जो हम जी रहे हैं संविधान के युग में जी रहे हैं। आजादी से पहले अंग्रेज थे, मुगल भी आए। इतिहास उठा करके देखें तो बहुत लंबा पुराना इतिहास है। 2,500-5,000 साल की गुलामी तो दलितों की, महिलाओं की होती थी। महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। आज महिलाएं जो है वो देश के बॉर्डर पे रक्षा कर रही है देश की। हम अपने बच्चों को, हम खुद सरकारी डिपार्टमेंट से हमारे लोग रिटायर हो जाते हैं। रिटायर के सामने बताया हमारे समाज के अंदर जो आज हालात पैदा हो रहे हैं, वो हालात, एक तो आप समझो बात को, एक तो साम दाम दंड भेद, ये नीतियां अपनाई जा रही है। उसमें क्या किया जाता है, जातियों में भेद किया जाता है। एससी वर्ग की जातियां हैं, वो अपनी अलग अलग जातियों में बटी हुई है, वो आपस में लड़ती है। नहीं जी मैं बड़ा, नहीं जी मैं बड़ा, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो। ओबीसी वर्ग की जातियां है, यादव है, गुर्जर है, जाट है। हालांकि हरियाणा में जाट ओबीसी में नहीं है, राजस्थान में जाट है और जातियां हैं। वो कहते हैं
मैं बड़ा। फिर ये खाई जो लंबी सारी है, ये खाई फिर आ जाती है ब्राह्मणों में, ठाकुरों में। अब सारे ब्राह्मण सारे ठाकुर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता गलत होती है तो सारे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता, सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन बात यह कि हम अपने बारे में सोचे, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, अपने परिवार के बारे में सोचे उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सोचोगे जब आपके अधिकार बचेंगे। देश का संविधान तो खत्म हो रहा है। हम कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि हमें समाज से कोई मतलब नहीं है। अब समाज से हमें मतलब नहीं हो सकता, अपने आप से तो होगा। पड़ोसी से हमें कोई मतलब नहीं है भाई, पड़ोसी से कोई मतलब नहीं होगा, अपने आप से तो मतलब होगा। अब आपने देखते भी होंगे आप टीवी में, मोबाइल पे, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में, हिसार साइड में इतने खतरनाक कांड होते हैं दलितों के साथ, महिलाओं के साथ में। किस तरीके से महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है जबरदस्ती। अलवर का थानागाजी रेप कांड गूगल में सर्च करके देख लेना, हमारी मेन प्रेजेंस वहां पर रही थी, लेकिन वहां पर इतने बुरे हालात हैं। आज यहाँ पर अगर हमें सुख सुविधाएं मिल गई है तो हम इस चीज को भूले ना कि कोई भाई हमारा आंसू भी बहा रहा है। देश के अंदर ही क्रांतियां नहीं हुई है, देश के बाहर भी बहुत क्रांतियां हुई है। रंग को लेके, काले गोरे के भेद को लेकर के क्रांतियां हुई है। यहाँ पर ऊंच नीच के भेदभाव को लेकर के क्रांतियां हुई है। यहाँ तक कि अगर विदेश की बात करें तो कार्ल मार्क्स की क्रांति सबको पता होगा या नहीं पता होगा, बचपन में पढ़ी हुई थी हमने, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ते हैं। जो आजकल मजदूर संगठन बने हुए हैं, मजदूर संगठन उनकी अनुयायी है, वो स्पेशल कहते थे, साफ तौर पर कहते थे अगर मेरी वजह से कोई भूखा है तो मुझे मतलब होता है, लेकिन अगर कोई वैसे ही मेरा पड़ोसी व्यक्ति अगर भूखा है और मैं अपने रोटी खा रहा हूं तो मुझे उस रोटी को खाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मेरा पड़ोसी व्यक्ति तो भूखा है। ऐसे लोगों की पूजा होती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 औलादों की कुर्बानी दे दी। उनके 4 बच्चे थे और उन बच्चों के लिए कफन के लिए भी कपड़ा नहीं था। कि अगर हम लोगों ने जो क्रांतियां हुई है, देश में भी हुई है, देश के बाहर भी हुई है। अब बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो वाइफ थी हमारी माता रमाबाई, हम उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा के वो पक्षधर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम पूजा करते हैं। अगर हम पूजा करना छोड़ दें तो हमारे महापुरुषों को खत्म कर दिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि जो हम गांव के अंदर उपले बोलते हैं, पोसे बोलते हैं, वो बेच करके पाथे जाते थे, वो बेच करके जब बाबा साहब को पढ़ाई के लिए खर्चा दिया जाता था, वो विदेश भी पढ़ने के लिए गए, तो माता रमाबाई का फोन भी गया उनके पास में कि भाई आज जो है आपके बच्चे की जो है हालत खराब है, दवाई के लिए पैसे नहीं है। तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने एक बच्चे के लिए अपने देश के करोड़ों बच्चों को मैं कुर्बान नहीं कर सकता। मैं उस मिशन में लगाऊं कि इस देश के लिए ऐसा कानून बना दूंगा जो सबको समानता देगा, सब ऊंच नीच भेदभाव खत्म हो जाएगा। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर ने के बच्चे की जो है वो मृत्यु हो गई, और जब मृत्यु हो गई तब माता रमाबाई के पास में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। सोचने वाली बात है, आज हम ये बिस्लेरी, ये पानी कहां से आया, ये कहां से आया पानी? इस पानी को हमारे तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तालाब का महाड़ क्रांति आंदोलन किया था, जिस पर जो अपने आप को स्वर्ण कहलाते हैं, जिनके जो लोग मां के पेट से सोना चढ़वा के पैदा हुए हैं और इंसान में भेदभाव करते हैं, वे लोग, उन लोगों ने कानून बना रखा था कि इस तालाब से कोई पानी नहीं पिएगा, और सीधे सीधे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाखों अनुयायियों के साथ में जाकर के वहां से पानी पिया था। ये उस क्रांति की बदौलत हमारे पास पानी पहुंचा है, नहीं तो किसी की औकात थी तो इस पानी को आग लगा दे। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत हमारे पास पानी पहुंचा है। अगर आज हम ये सोच दें कि हमारी जिम्मेदारी खत्म कर दी, बच्चे पाल लिए, काम हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा जी, क्योंकि हम लोग बुजदिल तो नहीं है, हमारी कौम बुजदिल तो नहीं है, पीठ तो दिखाने वाले नहीं है। भीमा कोरे गांव की लड़ाई हमने लड़ी, एक एक व्यक्ति जो है 500 लोगों पर भारी था। इतिहास उठा करके देखिए, अपना इतिहास पढ़े कि कैसे कैसे हीरो ने जन्म लिया है। और माता रमाबाई ने अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ करके ना
तब जाकर के कफन उड़ाया था अपने बच्चे को, तब जाकर के कफन अपने बच्चे को उड़ाया था। वो हालात थे उस वक्त में। आज किसी पिता के कंधे पर उसके बच्चे की अर्थी आ जाए, वो बच्चे उस पिता का क्या हाल होगा, सोच के देखो उस पिता का क्या हाल होगा। मेरा कहने का मतलब साफ है, मुझे किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। दुनिया भर के राजनीतिक दल घूमते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम सच्चे भीम सैनिक, ऐसे राजनीतिक दलों को हम कुछ भी नहीं समझते, ऐसे संगठनों को कुछ भी नहीं समझते जो सिर्फ वोटों का सौदा करते हैं। भाई कहते हैं इस बात को, ये सच्चाई है, सच्चे दिल की व्यक्ति है, साफ कहते हैं भाई किसी का कोई लेना देना नहीं, फालतू की कोई भी किसी संगठन से या किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं। लेकिन भीम सेना के सच्चे सिपाही है, भीम सेना कोर कमेटी के सदस्य भी है, भीम सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी टीम में है, बहुत बड़ा पद है इनका, लेकिन कभी इन्होंने यहाँ गांव के अंदर दिखावा नहीं किया, ना किसी को बताया। लेकिन पहचान आगे चल करके बोलती है, पहचान पूरा देश देखता है। अब जब वो कहते हैं कि सतपाल भाई इतने लेक्चर क्यों दे रहा है, क्यों बता रहा है, भाई हमारे तो बच्चे भी खुश हैं, हमारे तो बड़े भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। वो इसलिए क्योंकि देश का संविधान खत्म होने की तरफ जा रहा है। अगर देश का संविधान खत्म हो गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। और संविधान की बचाने की लड़ाई या समाज की लड़ाई या अंबेडकर जी का मिशन किसी भीड़ का मोहताज नहीं होता कि भाई पूरी भीड़ आएगी, बड़ी भीड़ आएगी। मैं कहीं भी जाता हूं तो लाखों की, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। मेरे कई कार्यकर्ताओं ने, मेरे कई पदाधिकारी साथियों ने मुझे कहा कि सतपाल भाई आप बड़े प्रोग्राम अटेंड करते हो, आप बड़े कार्यक्रम अटेंड करते हो, आप छोटी नुक्कड़ सभा मत करो। मैं इनकी भाई करूंगा, अब तो मैं जरूर करूंगा। वो इसलिए करूंगा क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी अपनी चप्पलों को घिसा है, अपनी एड़ियों को रगड़ा है, पद यात्राएं की है उन्होंने। वो 10-10 लोगों के बीच में गए, तो मैं अपने गांव के बीच में क्यों नहीं जा सकता? चकरपुर तो मेरा गांव है जी, और आपका ही चकरपुर गांव था। ये चकरपुर की धरती थी जहां पर एक जातिवादी औरत ने आकर के जाति सूचक रागनी गाई थी। वो मेरा ही अपमान नहीं था, वो देश के करोड़ों अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का वो अपमान था। वो मेरा ही अपमान नहीं था। कौन सा मेरा उसने नाम लिया था? नहीं लिया था। फरवरी का महीना 2015 में, 16 का था सॉरी, तभी उसने यहां पर आकर के वो रागनी गाई थी। और चैलेंज करने कौन आया? खांडसा गांव का रहने वाला सतपाल तंवर। 10 किलोमीटर तो होगा, और सेक्टर 29 के थाने में आकर के एफआईआर दर्ज करें। मैं तो चाहता हूं ना कुछ और भाई निकले, सरदार भगत सिंह बने, सतपाल तंवर बने, मैं तो चाहता हूं ना, तभी तो समाज में क्रांति होगी। नहीं तो समाज में इस देश को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। भारत का नाम भारत है, सबको पता है। इंडिया का नाम इंडिया है, सबको पता है। यानी कि इस देश का नाम इंडिया भी है और भारत भी है, ये बात सबको पता है। लेकिन फिर भी मोदी जी ये कहे मैं इंडिया मिटा दूंगा, भारत छोड़ दूंगा, तो गलत है कि नहीं है भाई बताओ? आप क्रिकेट देखते हो, आता ना टीम इंडिया, अब कहो टीम भारत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत। ये सोच के देखो किस तरीके से देश के कानूनों को बदला जा रहा है। और आप एक बात बताओ, देश का कानून है भाई, आईपीसी लागू होती है। अगर कोई किसी के थप्पड़ मार देता है तो आईपीसी 323 लगती है, मर्डर कर देता है तो लगता है जी आईपीसी 302। मोदी सरकार आईपीसी को बदल रही है, सीआरपीसी को बदल रही है, एविडेंस एक्ट यानी कि गवाह अधिनियम जो होता है, साक्ष्य अधिनियम जो होता है, उसको बदल रहे हैं। ये सब बदल जाएगा तो रहेगा क्या? आपके अधिकार भी बदलेंगे, मौलिक अधिकार भी बदलेंगे, संविधान भी बदलेगा। और मैं नहीं कह रहा, इनके मंत्री कहते हैं, इनके सलाहकार कहते हैं। अब इनके एक सलाहकार, प्रधानमंत्री मोदी के एक सलाहकार विवेक देबरॉय के ऊपर मैंने शिकायत दर्ज करवाई हुई है सदर थाने में। जब ये खुल के कह रहे हैं, आपका टेस्ट ले रहे हैं, कितनी आवाज उठेगी हम देखें तो। और हम लोग उस टेस्ट में पास हो रहे हैं कि भाई जी हम तो मरी हुई कौम है, हमें जगाने की कोशिश मत करो। इतने छोटे छोटे बच्चों ने SC/ST एक्ट को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। गोली मार दी लोगों ने, रोड पे उतरे तो, और कोई जेल में नहीं गया। बताओ कितने लोग शहीद हुए,
2 अप्रैल को भाई भी मौजूद थे, उस गांव के काफी लोग होंगे। क्या पढ़ा था उनको? कानून बचाने के लिए तो शहीद हुए ना। आज देश का संविधान खतरे में है और इस संविधान को बचाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग कहीं जाकर के सरकार के साथ भिड़ जाओ ना, आपके भी बच्चे हैं, आपका भी परिवार है। मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, मेरे बिना सोता नहीं है। 56 मुकदमे मेरे ऊपर पूरे देश में दर्ज है। 56 अब तक 56, 3-3, 4-4 बार मैं जेल जा चुका हूं। लेकिन क्यों? किस लिए जी? देश के हर कोने में जाता हूं और देश के हर कोने में जाकर के मैं बात करता हूं अधिकार की, समाज को जागरूक करने की। यही बात है। आज हमें अपने अगर अधिकारों को नहीं समझा तो मेरे ख्याल से आने वाला समय जो है वो बहुत ही खतरनाक होगा। आप कहीं जाके भिड़ो मत, आप किसी पार्टी से दुश्मनी मत लो, किसी संगठन से दुश्मनी मत लो, किसी नेता से दुश्मनी मत लो, लेकिन कोई हमारी इज्जत लूटे तो बचाओगे ना अपने आप को। तो संविधान की इज्जत लूटना ही तो है ये। अपना मोबाइल निकालो, एक नंबर बता रहा हूं, अपना मोबाइल निकालो एक बार, एक नंबर बता रहा हूं मैं, खोल लो लोग। नंबर है 9953, फिर दोबारा से 532986। दोबारा बोल रहा हूं 9953532986। इस फोन को मिलाओ, घंटी जाएगी, अपने आप फोन कट जाएगा और ट्रू कॉलर डाउनलोड होगा आपके पास, तो लिखा हुआ आएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मिस कॉल मारो इस नंबर पे। मिस कॉल मारने का मतलब है कि इस लड़ाई में आपका हिस्सा हो गया। हमने भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी है सतपाल भाई के गैर मिलके। हम तो लोकतंत्र के पहरेदार हैं, संविधान के रक्षक हैं। आप मिस कॉल मारोगे, आपका वोट हो जाएगा संविधान को बचाने के लिए। अब आपने ये वोट दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो दे देना और अपने साथियों से दिलवाना, परिवार से दिलवाना। ये आपका वोट डल गया, संविधान को बचाओ। ये अभियान चल रहा है, संविधान बचाओ अभियान, और ये पूरे देश भर में जाएगा। बस वही लेकर के आपके बीच आया। नहीं तो मैं नुक्कड़ सभा अटेंड करने के लिए मेरा जिला अध्यक्ष भी जा सकता है, मेरा गांव का अध्यक्ष भी जा सकता है। मैं ही क्यों आया? क्योंकि मेरा मेरे समाज के प्रति प्यार है, मेरा मेरे बुजुर्गों के प्रति प्यार है। आशीर्वाद तो लूंगा, या युवा साथी मेरा हौसला बढ़ाएंगे, भाइयों का फोटो को लूंगा ताकि यादगिरी रहेगी। कल को मेरे मरने के बाद में कम से कम जो है भाई के मोबाइल में फोटो को रहेगा कि भाई सतपाल भाई जैसे मिले हैं। दूर दूर से कोई किसी को देख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपके पास आया भाई, आपका प्यार नहीं दिखाया। चक्रपुर गांव मेरा गांव है और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान को बचाने के लिए लड़ाई पिस्तौल तो मार दी, लेकिन अब आगे चल के अगर मैं कहीं बुलाऊंगा तो 2-4 दस्तार साथियों को आना भी पड़ेगा, चाहे तो वो गुड़गांव हो और चाहे गुड़गांव के साथ साथ दिल्ली हो, क्योंकि ये आंदोलन अब गांव-गांव और घर-घर पहुंचेगा। राजधानी दिल्ली में जहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की नाक के ठीक नीचे मैं कहूंगा जय भीम, और वो कानों से नहीं सुनेगा, नाक से सुनेगा, क्योंकि कानों से पूरा देश बोल रहा है उसकी डिग्री फर्जी है, उसके कागज फर्जी है, वो देश के संविधान को बदल रहा है, सबके बीच में शरीफ कहलाता है, सीधा कहलाता है। लेकिन इस देश का भट्टा बैठाने वाला सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने इस देश को बहुत बुरे गर्त में पहुंचा दिया है। आप उनसे पूछ के देखो जो आज भी न्याय के लिए रोते हैं, उनको न्याय नहीं मिलता। अदालतों की चौखटों पर वो धक्के खाते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर इस देश में अपनी सरकार बनाई बीजेपी ने, रामदेव को आगे किया, बाबा रामदेव को, और अन्ना हजारे को आगे किया। लेकिन बाबा रामदेव को, अन्ना हजारे को आगे करके भ्रष्टाचार के नाम पर शिकायत बनाने वाला, सरकार बनाने वाला नरेंद्र मोदी खुद भ्रष्टाचारी है। 1 करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति, 1 करोड़ से ज्यादा की उसने अपने हलफनामे में दिखाई है। कहां से आई वो संपत्ति? और जबकि जो बिजनेस है, नौकरी है, क्या करता है भाई?
उसमें उसका वो खाली पड़ा हुआ है पूरा, कोई काम धंधा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी, और फिर भी वो 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम दिखा रहा है। भाई किसी का कोई बिजनेस नहीं है, किसी का कोई काम धंधा नहीं है, कोई नौकरी पैसा नहीं है, तो कहां से आई इतनी इनकम? भ्रष्टाचारी वो खुद है। क्या बताओ 15 लाख रुपए आपकी जेब में आए कि नहीं आए? उसने कहा बेरोजगारों तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, जाकर के पकौड़े तलो। उसने खुल करके कहा नौकरी उसके पास है नहीं, रोजगार उसके पास है नहीं, व्यू उसके पास है नहीं, आइडिया उसके पास है नहीं, भारत को कैसे बनाना है। और ये मीडिया है, मोदी मीडिया, जो सिर्फ भौंकने का काम करता है, चाहे वो G20 को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो। अब मनसा को समझना पड़ेगा, हमें बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से जाकर के लड़ाई नहीं लड़नी है, वो मैं अपने आप लड़ लूंगा। आपने अपना बेटा आगे कर रखा है, आपने अपना भाई आगे कर रखा है, केस मैं झेल रहा हूं, सिर मैं खुड़ा रहा हूं, परेशान मैं हो रहा हूं, लेकिन किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए। आज अगर हमारा समाज गुलाम बनने की तरफ कदम बढ़ाएगा तो सबसे पहले मेरी लाश के ऊपर से इस सरकार को गुजरना पड़ेगा। आप सभी ने सुना भाई, आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और दोबारा बुलाएंगे, जरूर आएंगे, हम बुलाएं तो आप भी जरूर आइएगा। जय हिंद। हेलो, तो कब आ जाओ? आ जाओ ना एक बार, कोई बात नहीं। क्या आगे आते भाई, तो मेरे साथ इधर साथ हो जाए, फोटो ये खींच देंगे तो हो जाए साथ। खींच लो भाई, पीछे से फोटो खींच देंगे। आप भी आओ। जय भीम। अरे मत घुमाओ भाई।